हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोग सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर थर्ड, जिसमें आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी आता है। 100 मार्क्स का 50 मार्क्स का इनकम टैक्स एंड 50 मार्क्स की जीएसटी आती है। हम जीएसटी स्टार्ट किए थे भाई। जीएसटी में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे। अब चैप्टर 2 में आपका सेक्शन 6 कंप्लीट हो चुका है। हम अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5 के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। ठीक है, सेक्शन 5 प्रोवाइड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। इट मीन्स कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कंप्यूट होगी। ठीक है ना। कहने का मतलब है आप अलग अलग, भाई कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है या कंपनी है, कोई भी है, ठीक है ना, अलग अलग कंट्री से पैसे को अर्न करता है। सिंपल सी बात है। अगर हम आपकी बात करें तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि आप भाई कहाँ कहाँ से जॉब करके भी अर्न कर सकते हैं। जॉब के अलावा भाई कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही इन्वेस्ट करें, फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो फॉरेन से भी आपकी इनकम जनरेट होगी। तो कहने का मतलब ये है, एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी है तो उसकी इनकम बहुत सारी भाई अलग अलग कंट्री से हो सकता है। तो अब वो पर्सन का स्टेटस डिसाइड करेगा कि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो ओके। तो कह रहा दासेसी बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। The scope of total income of an assessee depends upon the following three important considerations. कहने का मतलब है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस उस स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड करता है इन भाई इन तीन स्टेटस पे, कंसिडरेशन पे। ठीक है ना। पहला, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। पहला, एक कोई असेसी है। असेसी आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, अदर देन इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है। तो आपका स्टेटस पे डिपेंड करता है। प्लेस ऑफ अक्रूवल, वो पैसा कहां से अर्न कर रहा है। रिसिप्ट ऑफ इनकम, और इनकम को कहाँ रिसीव्ड कर रहा है। वेदर एक्चुअल आर डीम्ड। ठीक है ना। ये सेकेंड है। थर्ड, द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द इनकम हैड अक्रूड टू आर वाज रिसीव्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी। ये थर्ड पॉइंट है। भाई इन तीन पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी होगी और वो कितनी टैक्सेबल होगी। द एम्बिट ऑफ टोटल इनकम आप द असेस थ्री का के क्लासेस ऑफ असेसी वुड एज फॉलोज। हमने तीन क्लासेस बताया था, जैसे कि ROR एंड RNOR, नॉन रेसिडेंट। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका ROR है। ठीक है ना। अब ROR को ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है। हमने इसकी पहली मतलब कि इसके जो प्रीवियस सेशन थे उसमें इनकम के टाइप्स बताए थे। ठीक है ना। तो तीन टाइप्स हमने बताया था। इनकम अक्रूव्ड आर डीम टू बी अक्रूव्ड इन इंडिया। ठीक है, ये पहली इनकम है। इनकम अक्रू एराइज, ठीक है, डीम टू अक्रू एराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इन इंडिया, या प्रोफेशन है सेटअप इन इंडिया, तो इसे सेकेंड इनकम बोले थे। थर्ड इनकम, इनकम अक्रू एराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना। तो ये आपकी अब थर्ड इनकम है, अदर इनकम, वो नॉन रेसिडेंट के लिए। तो ये देखो तीन इनकम आपकी हो चुकी है। कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ द ROR वुड अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 कंसिस्ट, मतलब कि ROR को तीनों इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है ना। पहली इनकम दे रखा है इसमें। अब इसमें जैसा भी दे रखा है, हमने जैसे तुमको बताया है वैसे तुमको याद रखना है। पहली इनकम, इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड अक्रू आर अराइज डीम टू अक्रू आर अराइज इन इंडिया। ठीक है ना, ये पहली इनकम है। दूसरी इनकम के बारे में बताया था, इनकम अक्रू अराइज डीम टू अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, बट उसका क्या है भाई, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है। अगर प्रोफेशन है सेटअप इंडिया में है तो ये दूसरी इनकम है। तो और तीसरी इनकम, इनकम अदर देन भाई फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम। तो ROR को तीनों इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में। ठीक है ना। तो इनकम अब देखो ये कैसे बता रखा है।
income received are deemed to be received in India during the previous year. Income which accrue arise are deemed to be accrue arise in India during the previous year, and income which accrue arise outside India even if not received are brought to India during the previous year. मतलब इसको सारी की सारी ग्लोबल इनकम में इसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ग्लोबल इनकम में इसे टैक्स पे करना पड़ेगा। इन सिंपलर सिंपलर भाई सिमिलर टर्म्स में कहेंगे आरओ हैज टू पे द टैक्स on the total income accrued or deemed to accrue, received or deemed to accrue, deemed to received outside India during the relevant previous year. सिंपल वर्ड्स में इसे बोल सकते हैं कि ये पर्सन ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करेगा। ठीक है ना, ग्लोबल इनकम में टैक्स ये पे करेगा, चाहे आपका इंडिया से अर्न करे चाहे आउटसाइड इंडिया अर्न करे। ओके, हाँ, तो भी पर्सन आरओआर होगा, उसे ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं भाई सेकंड में। सेकंड क्या है भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने बताया था, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है ना, तो ये है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमने बताया था इसे दो इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है, थर्ड इनकम में इसे टैक्स नहीं पे करना पड़ता। कौन सी थर्ड इनकम? इनकम अक्रू राइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और तो ये इनकम या बोल सकते हैं इनकम अदर देन फर्स्ट एंड सेकेंड, तीसरी इनकम पे इसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पहली इनकम ये हो गई आपकी, देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपकी पहली इनकम बनती है, ये आपकी सेकेंड इनकम है। ठीक है ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम में इसे क्या पे करना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कह रहा अनलेस, सॉरी, अंडर सेक्शन 5 subsection 1 the total income of an ROR would consist of first pay income received are deemed to be received in India during the previous year। ठीक है, इनकम विच अक्रू आर अराइज डीम टू अक्रू आर अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसी को हम एक इनकम बोलते हैं। और दूसरी इनकम, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इवन थ्रू द अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। मतलब कि कंट्रोल या फिर प्रोफेशन है तो सेटअप इंडिया में है, भले इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो ये सेकेंड इनकम बन जाएगी और आर ओ आर को टैक्स पे करना पड़ेगा और आर एन ओ आर को इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट है तो उसे इसमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ऑल अदर्स इनकम अक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, ये थर्ड इनकम को नोट में लिख रखा है। ठीक है ना, थर्ड इनकम को इसे टैक्स में नहीं, मतलब थर्ड इनकम में इसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नॉट रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड आर डीम टू अक्रू आर राइज इन इंडिया वुड, ओके, वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। ओके, ये थर्ड इनकम पे उसे टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन कौन है आपका, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट केवल फर्स्ट इनकम में ही टैक्स पे करता है, जो कि फर्स्ट इनकम हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों को मिला करके। नॉन रेसिडेंट टोटल इनकम अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 इंक्लूड्स इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। एंड देखो लगा है, एंड का मतलब इसके अलावा इनकम विच अक्रू आर राइज डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये दोनों को मिला के पहली इनकम बनती है। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है फर्स्ट सेकेंड इनकम थर्ड इनकम। ठीक है ना, हमने बनाया है कि फर्स्ट इनकम इसे कहते हैं, सेकेंड इनकम इसे कहते हैं, थर्ड इनकम इसे कहते हैं। ये 100% इफेक्टिव है भाई, ये 100% अप्लाई होता है। ठीक है, तो और बहुत ही इजी हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। ऑल असेसीज whether resident or not are chargeable to tax in respect of their income accrue arising received or deemed to be accrue arising, ठीक है, are to be received in India, whereas a resident alone, resident and ordinary resident in the case of individual and HUF chargeable to tax in respect of income which accrue arise outside India। ठीक है ना, तो ये नोट है जो कि बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो अब ये तीनों इंडिविजुअल के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा।
तो समझ में आ गया होगा भाई। हमने क्या बताया, तीनों पर्सन के लिए भाई तीन स्टेटस बताए। ROR, जिसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। RNOR, जिसे हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट। ये तीन स्टेटस है। ठीक है, तीन स्टेटस के भाई इनके अलग अलग स्टेटस पे भाई इनकम अलग अलग टैक्सेबल होती है। ठीक है ना। तो अगर किसी को ROR है तो इसे ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। और इसे फर्स्ट मतलब फर्स्ट इनकम एंड सेकेंड इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्स्ट इनकम एंड सेकेंड इनकम, इसे थर्ड इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना आसान है। अगर हमारे अकॉर्डिंग तीनों इनकम आपको आती है, तीन इनकम के बारे में हमने बताया, अगर वो तीन इनकम आपको आती है तो कितना आसान है भाई। पहले ROR है तो उसको तीनों इनकम, RNOR है तो उसको फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम, NR है तो उसे केवल थर्ड इनकम टैक्सेबल होगी। सिंपल है। चलो इसी चार्ट को देख लो बुक में कैसे है। ये देखो, ये बुक में बता दिया है सबसे पहले स्कोप ऑफ टोटल इनकम कैसे आता है। ठीक है ना। तो अगर वो ROR है तो इसे देखो तीनों इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर RNOR है तो इसे केवल दो इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है ना। देखो इसे इसको भाई हमने जो बनाया था वैसे ही है, सिंपल। और ये देखो, ये हमने जो बनाया था ये दोनों को एक कर दिया था। ठीक है ना। इनकम received are deemed to be received in India during the previous year. Income accruing are arising deemed to accrue arising in India during the previous year. तो इन दोनों इनकम में तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे ROR हो, चाहे RNOR हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, और इनमें भी तीनों को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने इसीलिए इसे फर्स्ट इनकम बनाया है। ओके। अब सेकेंड इनकम क्या है। इनकम अक्रूइंग आर अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो, आउटसाइड इंडिया अक्रू हो अराइज हो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यदि है भाई इसको तो वैसे भी पे करना पड़ेगा। बट यदि उसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिजनेस का इंडिया में है, अगर प्रोफेशन है सेटअप इंडिया में है, तो इसे भी देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है ना। ये आपकी सेकेंड इनकम है और इसी को हम थर्ड इनकम भी बोलते हैं यदि इस पोर्शन को हटा दें। ठीक है ना। इस इन दोनों को मिला देंगे भाई, इनकम अक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज नो। अगर सेटअप नहीं है भाई इंडिया में और कंट्रोल नहीं है तो इसे भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि नॉन रेजिडेंट को नहीं पे करना पड़ता। ओके, समझ में आ गया होगा भाई अच्छे से। क्लियर। चलो, अगर अभी भी कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस से आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इलिस्ट्रेशन है भाई स्टडी मटेरियल का। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध। ठीक है, क्या है, अनिरुद्ध है, pertaining pertaining to द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, कंप्यूट द टोटल इनकम। इसकी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। ठीक है ना। उसका तीन स्टेटस है। पहला स्टेटस, यदि उसका स्टेटस ROR है तो इसे भाई दुनिया में कहीं से भी इनकम ये कमा करके लाएगा तो इसे टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। और अगर मान लो उसका स्टेटस RNOR है तो उसको फर्स्ट इनकम सेकेंड इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा और इसे केवल थर्ड इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। थर्ड इनकम में ना 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 ना, मतलब थोड़ा से देखो, थर्ड इनकम में नहीं, ऐसे इसको फर्स्ट इनकम सेकेंड इनकम थर्ड इनकम में पे करना पड़ेगा। ठीक है। और इसे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में, इसे केवल फर्स्ट इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है
तो नॉन रेसिडेंट को केवल फर्स्ट इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है। फर्स्ट इनकम कौन सी है? जो आपकी इनकम इनकम अक्रू या रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड। ठीक है, या फिर एराइज, कुछ भी लिख सकते हो। इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू डीम टू बी अक्रू, एराइज डीम टू बी एराइज, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। इन इंडिया क्या हो? इन इंडिया। तो ऐसा है, ये आपकी फर्स्ट इनकम होती है। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट को ये इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये फर्स्ट इनकम है, ये तीनों को टैक्सेबल होती है। सेकेंड इनकम केवल दो लोगों को, इन दोनों को। सेकेंड इनकम इन दोनों को। और थर्ड इनकम किसको होगी? केवल आरओआर को। चलो, यहां पे बता देते हैं। फर्स्ट इनकम तीनों को, ऐसे समझ लो। फिर ये क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा से डाउट्स इसमें आते हैं, अगर एक बार समझ लोगे अच्छे से तो नहीं आएगा। अगर आरओआर है, आर एनओआर है, नॉन रेसिडेंट है। अगर फर्स्ट इनकम है, फर्स्ट इनकम मैंने बताया था, इनकम अक्रू एराइज डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया, ऐसी इनकम को हम फर्स्ट इनकम बोलते हैं। तो वो तीनों को टैक्सेबल होगा, इसको भी इसको भी। ठीक है, ओके। अब सेकेंड इनकम अगर आपकी है, सेकेंड इनकम हमने क्या बताया? इनकम अक्रू एराइज डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया होना चाहिए, या प्रोफेशन है सेटअप इन इंडिया। तो इन दोनों को इस इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपकी थर्ड इनकम है, थर्ड इनकम हमने बताया था, इनकम मतलब अक्रू एराइज डीम टू अक्रू एराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये थर्ड इनकम है, तो आपको किसको टैक्स देना पड़ेगा? आरओआर को। इन दोनों को इस इनकम में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। हमने अच्छे से भाई, जो भी डाउट था, पजल हो रहे थे आप लोग, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट से बेसिस पे। ठीक है, हमने तीनों स्टेटस यहां लिख दिया है अनिरुद्ध का। ठीक है ना, ये मान लो मिस्टर अनिरुद्ध है, जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो अब हम ये तीनों स्टेटस लिख लिए हैं। अब बात करते हैं इसकी इनकम पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल आर शेयर, सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। अब बताओ, ये जो अनिरुद्ध है, वो इंडिया के भाई शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो उससे जानते हो, शेयर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल गेन होता है, वो चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो अब ये इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब कि इंडिया की कंपनी से अक्रू एराइज हो रहा है। ठीक है ना, इंडिया से इनकम अक्रू एराइज हो रही है। रिसीव्ड कहीं भी हो, ठीक है ना, रिसीव्ड कहीं भी हो, इस इनकम में इन तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। चाहे उसका आरओआर का स्टेटस हो, चाहे आरएनओआर का स्टेटस हो, चाहे नॉन रेसिडेंट का स्टेटस हो, तीनों लोगों को तीनों स्टेटस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, किस इनकम में? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ओके, अब आगे इसकी और कौन कौन सी इनकम है देखते हैं। सेकेंड इनकम इसकी है, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। अब देखो, जापान की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, और कहाँ गए, एक सेकेंड। क्या दे रखा है? डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम जापानीज कंपनी में। भाई को ये पर्सन है अनिरुद्ध, जापानीज की कंपनी में पैसा लगा रखा होगा, तो जापानीज की कंपनी डिविडेंड दी। अब डिविडेंड मिला और रिसीव्ड हुआ जापान में, तो ये कौन सी इनकम हुई? ना तो अक्रू इंडिया में हो रही है, ना राइज हो रही है, ना रिसीव्ड हो रही है। तो ये कौन सी इनकम है? थर्ड इनकम है। ठीक है ना, थर्ड इनकम है। तो भाई इस पे
किसको पे करना पड़ेगा? केवल आरओआर को पे करना पड़ेगा। तो आपका जो आरओआर का स्टेटस हमने लिया था, अब इस पे आरओआर को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। पहली वाली हमने बताया था तीनों को आएगा, चाहे वो आपका आरओआर हो या फिर आरएनओआर हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, ये 15,000 रुपए हमने तीनों के भाई में डाल दिया था। ओके, तीनों स्टेटस पे टैक्सेबल है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो आपका, अब हम देखेंगे, सेकंड में आया था डिविडेंड का इनकम, जो कि केवल आरओआर पे करेगा। ठीक है ना, ये दोनों नहीं पे करेंगे, ये दोनों स्टेटस पे नहीं पे कर पाएंगे। अब आया सी, मतलब थर्ड इनकम जनरेट हो रही है इस अनिरुद्ध को। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। देखो, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? लंदन में, और लंदन के बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। तो मतलब अक्रू कहाँ हो रहा है? लंदन में। ठीक है ना, और लंदन के बैंक में ही रिसीव्ड हो रहा है। तो मतलब क्या है? ना अक्रू हो रहा है, ना एराइज हो रहा है, ना कंट्रोल है। ठीक है ना। तो अब लेटर ऑन, बाद में रेमिटेड है। अब बाद में आप इंडिया लेकर के आ रहे हो, तो इससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना। रिसीव्ड, अगर इंडिया के बैंक में रिसीव्ड होता तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में केवल आरओआर टैक्स पे करेगा। ठीक है ना। तो 75,000 केवल आरओआर को टैक्स देना पड़ेगा। फिर सेकंड डी नंबर पे दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, इंडियन कंपनी है। देखो, इंडिया कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तभी डिविडेंड मिल रहा है। तो अक्रू राइट इंडिया में है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों लोगों को इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, भाई यूपी में है, ये एग्जम्प्ट है। खत्म आपका क्वेश्चन। भाई ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के आते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है ना। तो आपको हमने बता दिया, अब मैच कर लो, देख लो। ये देखो, 10,000 केवल उसको भाई टैक्स किस आरओआर को पे करना पड़ रहा था। अब रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी था, 75,000 में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे तो कितना मिल जाएगा? आपका टैक्सेबल होगा 52,000। और जो डिविडेंड कंपनी से मिल रहा था, तीनों को पे करना पड़ेगा। और जो आपकी एग्रीकल्चर है वो तो एग्जम्प्ट है। ठीक है ना। तो इसकी टोटल इनकम निकल के आ गई। ये देखो, यही हमने बताया था ना। भाई हमने बताया था आपको, पहली इनकम तीनों को टैक्सेबल होगी। ठीक है ना, ये देखो तीनों को गई है। सेकेंड इनकम हमने बोला केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को पे करना पड़ेगा। थर्ड में भी हमने यही बताया, क्योंकि लंदन में रिसीव्ड हो रहा है और लंदन के बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। फिर हमारी इंडियन कंपनी है, तीनों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि अक्रूज राइज डीम टू अक्रूज राइज इंडिया में हो रहा है। एग्रीकल्चर, वो भी लैंड कहाँ का है? अपना इंडिया का है, तो एग्जम्प्ट रहेगा। तो इन सब की ऐड कर लेंगे, तो अगर इंडिविजुअल का स्टेटस आरओआर है तो इतने में टैक्स पे करना पड़ेगा, आरएनओआर है तो इतने में, नॉन रेजिडेंट है तो इतने में। समझ में आ गया होगा कि टोटल इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए क्योंकि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बताया था पूरा, अब ये देखो वर्किंग नोट में जो हमने आपको अभी बताया था, जो रेंट रिसीव्ड होता है, हाउस प्रॉपर्टी में हम आपको पढ़ाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है, जो आपका रेंट रिसीव्ड होता है वो रेंट ग्रॉस अमाउंट होता है, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस वैल्यू। ठीक है ना, एनुअल वैल्यू या फिर जो भी कह लो। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे हम शॉर्टकट में एनएवी जीएवी बोलते हैं। ठीक है, जीएवी आपका 75,000 था। इसमें से 30% गवर्नमेंट कहती है आप माइनस कर लो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A के अकॉर्डिंग। क्यों 30% माइनस कराया जाता है, इसका लॉजिक हम वहीं पे बताएंगे। आप इसके लिए भाई बहुत ही मतलब कम समय में ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो
आपको एक्साइटमेंट हो इसकी वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो 30% भाई इससे माइनस करोगे तो 22,500 आएगा। ठीक है, 22,500 माइनस कर दोगे तो 52,500 ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, ये आपका एक हेड है। हमने अलग अलग हेड पढ़ाए थे, बेसिक इनकम में हमने बताया था 5 हेड, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है। इसी तरह हमने कैपिटल गेन का भी कंसेप्ट भाई इनकम इसमें बताया था, इसमें भी एक हेड है, कैपिटल गेन एक अलग हेड है। ठीक है, तो ये सारे हेड आपको जब हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हेड से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी, फिर आपका उठाएंगे सैलरी या फिर कैपिटल गेन, फिर आपका तीनों खत्म हो गए, अदर सोर्स, पीजीबीपी। 5 हेड है, जल्दी से खत्म करा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। ठीक है, मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड की बात कर रहा है। हमने इसको पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है, डी रिसीव्ड आर डीम टू रिसीव्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है ना भाई, प्लेस एंड अक्रूवल ये सब हमने अभी बता दिया। अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे प्रॉपर तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई भाई ये ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगा कि डीम टू रिसीव्ड अक्रू एराई डीम टू अक्रू का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये सब उसी को मीनिंग को क्लियर करने के लिए ये सारा टॉपिक था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर भाई 6 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या बताया भाई, क्या दे रखा देखो, मिस्टर डेविड एन इंडियन सिटीजन एज 40 ईयर्स। ठीक है ना, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब वो कहा भाई, क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च 2024 को इंडिया को लिफ्ट कर रहा है ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। मतलब कि फॉरेन में उसकी जॉब लगी है। ठीक है ना, हाई कमीशन ऑफ कनाडा। He did not visit India any time during the previous year 24-25। मतलब वो 31 मार्च 2024 को चला गया तो पूरे साल वो बाहर था, तो क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट बन गया। सिंपल सी बात है। और इंडियन सिटीजन है, याद रखना इंडियन सिटीजन है। हमने 3 कंसेप्ट बताया था कि अगर डीम्ड रेजिडेंट के बारे में कि वो टैक्सेबल किसी भी कंट्री में हो, सिटीजन इंडिया का हो, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसे हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, डीम्ड रेजिडेंट है तो आर ओ आर बन जाएगा, सॉरी आर एन ओ आर बन जाएगा। आर एन ओ आर बन गया तो भाई उसको इंडिया में टैक्स भी करना पड़ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम में। तो उसकी इनकम क्या क्या दे रखी है ये देखो, हमने बताया एज पर सेक्शन 61 मिस्टर डेविड ए नॉन रेसिडेंट, बताया ना, पूरे साल इंडिया से बाहर रहेगा तो भाई नॉन रेसिडेंट तो बन ही जाएगा। सिंस ही वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ओके, वेरी सिंपल। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसको किस पे हम टैक्स किस 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 इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा, बताओ, केवल फर्स्ट इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम अक्रू एराइज डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया आर रिसीव्ड इन इंडिया, ये पहली इनकम है, इस तरह की इनकम में इसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सैलरी जो कि कंप्यूटेड है, देखो सैलरी जो होती है आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। अभी हमने सैलरी हेड के बारे में नहीं पढ़ाया, इसलिए इन्होंने क्या किया, कंप्यूट करके दे दिया। मतलब सैलरी में डिडक्शन माइनस होता है, जैसे अभी हमने एचपी के बारे में बताया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में 30% का डिडक्शन होता है, वैसे सैलरी में 50,000 का ओल्ड रिज्यूम में डिडक्शन मिलता है और न्यू रिज्यूम में 75,000 का डिडक्शन मिलता है। तो ये सारे कंसेप्ट अभी हम किसमें भाई पढ़ेंगे, जब हम सैलरी का स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट। ओके, तो चलो, तो इसमें आपको 50,000 नहीं माइनस करना, इस ये कंप्यूटेड वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई कोई बच्चा गलती कर देता है, उसको अगर वो भाई कहीं से पढ़ लिया पहले से इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना, सैलरी हेड को, तो उसको पता है कि भाई सैलरी से जो इनकम मिलती है उसमें 50,000 का डिडक्शन मिलता है एज पर ओल्ड रिजीम, तो 50,000 कम कर देगा। ये गलत है। ठीक है ना, तो उसे कम नहीं करना, उसके भाई टोटल में देना पड़ेगा। तो उसकी सैलरी इनकम है,
ठीक है ना, 5 लाख रुपया। फॉरेन अलाउंस नॉट इंक्लूडेड इन अबाउ, अलाउंस है जो कि क्या है आपका, फॉरेन अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये ट्राई कर लेना आप घर पे, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। ओके, आज का सेशन यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। होमवर्क में कर लेना,